फिर से आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश के इस ऑनलाइन क्लास में, आपके अपने चैनल गोपाल इंग्लिश क्लासेस नवादा पर। जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पहले ही चर्चा करी है कि आज के क्लास में हम लोग सीधे सिलेबस की चर्चा करेंगे, कोर्स की चर्चा करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है। टुडे इज द डे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस इन योर क्लास। आज के दिन मैं आपके क्लास में सिलेबस शुरू करने जा रहा हूं। मानो तो ये पहला क्लास होगा आपके लिए और इस सिलेबस के लिए। तो आज से हम लोग अब रेगुलर रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब शुरू करते हैं ग्रामर। ओके, ग्रामर को हमने पहले ही अपने प्रीवियस वीडियोस में डिफाइन कर रखा है और छोटी मोटी बातें ग्रामर के बारे में बता रखी है। तो ग्रामर में एक शब्द है, आपने सुना होगा, चेक कीजिएगा, और शब्द का नाम है वर्ब। ग्रामर में एक शब्द है और वो शब्द है, चेक कीजिएगा, वर्ब, जिसके बारे में हम जानते हैं, सुने हैं, पढ़े हैं बचपन से कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्या जानते हैं? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। मतलब एक लाइन में कहा जाए तो काम करने वाले शब्द को हम लोग क्रिया कहते हैं। ऐसा हिंदी में भी पढ़ने को मिलता है और फिर हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जो कि गलत है, जो कि गलत है। माफ कीजिएगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये गलत है, बिकॉज ये डिफिनेशन तो सीबीएसई की किताबों में भी हमने बचपन से ही पढ़ी है। पर आप ये जान जाओगे ये डिफिनेशन 100% सही नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, अधूरी है, आधी ही सही है। वर्ब के बारे में पूरी बात यहां नहीं हो पाती है। अगर हम कहते हैं कि काम करने वाले शब्द को वर्ब कहेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें वर्ब के बारे में रह जाती है। नमस्कार, once again this is Gopal Saran and once again I welcome you to my YouTube channel Gopal English Classes Nevada. This is the first topic and I should say the most important topic in grammar and all competitive exams. तो वर्ब जो है वो ग्रामर का और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बिना किसी संदेह के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये पहला टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी तक स्टूडेंट्स मुझसे बार बार कमेंट में पूछे हैं, फोन करके भी कई लोग पूछे हैं सबसे ज्यादा बार कि सर सिलेबस कब शुरू होगा, कोर्स कब शुरू करिएगा, न्यू चैप्टर कब शुरू होगा, ग्रामर कब शुरू होगा, वर्ड पावर का ही सिर्फ क्लास लीजिएगा। ऐसा कई सवाल है। तो आई थिंक आज वो दिन आ गया है जब आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, जब हम लोग सिलेबस शुरू कर लेंगे। Yes, then I should say yes, today exactly is the day I am going to start the chapter verbs in English. Let's talk about honestly the most important topic now. ना सिर्फ इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो सकता है ना, वो हमेशा इंग्लिश में वर्ब होता है। माफ कीजिए, इंग्लिश में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में वर्ब ही होता है। मैंने क्यों ऐसा कहा? चैप्टर तो बहुत सारे होंगे, फिर मैंने वर्ब को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस बार बार क्यों दिया, ये आप आगे जान जाओगे। जब मैं वर्ब की चर्चा आगे डिटेल में अभी करूंगा तो आप जान जाओगे कि वर्ब को इतना इंपॉर्टेंस मेरे द्वारा क्यों दिया जा रहा है। जैसा आपने वीडियो के टाइटल में भी देखा होगा, आज के वीडियो के टाइटल में जिसको आपने पढ़ा होगा, तो वीडियो के टाइटल में देखा होगा इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स। मतलब हुआ वर्ब का परिचय और वर्ब के टाइप्स की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ वर्ब। लेकिन सच तो यह है कि एक वीडियो क्या 3-4 वीडियो भी अगर मैं बना लूं तो भी मैं वर्ब के काइंड्स को ठीक से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि इसमें इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इतनी ज्यादा बातें होनी है कि एक वीडियो वर्ब्स के काइंड्स को जानने के लिए एक पूरा वीडियो भी काफी नहीं है, और इसके डिफिनेशन को जानने के लिए। ओके, तो आप जान जाओगे इसको कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि 2-3 वीडियो भी बना लेंगे तो इसके काइंड्स को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को में आप देखें कि ऐसा मैंने क्यों बोला। जो लोग मुझे लंबे समय से जानते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं लंबे समय से, वो जानते हैं और ये मानते हैं कि हाँ, लोग कम है माना, लेकिन कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं, सटीक हैं, रीजन बहुत परफेक्ट है, डिटेल में आपको डेप्थ में चीजें मिलती है हमेशा। विश्वास है उसी बात के लिए बोला
लोगों का जो विश्वास है उसी बात के लिए बोला कि एक वीडियो में भी वर्ब्स को डिफाइन करना इम्पॉसिबल होगा। तो बहुत ही डिटेल से आप पढ़ेंगे और बहुत बारीकी से, कुछ भी मिस नहीं करेंगे कि कोई भी पॉइंट से कहीं कुछ मिस ही नहीं होना है कि नहीं बने क्वेश्चन बन जाए। इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए यहां पर कि एग्जाम के क्वेश्चन से डील हो जाए आसानी से, बिल्कुल ही। तो और हम्बल रिक्वेस्ट है बाबू कि वर्ब्स को जरा ढंग से पढ़िएगा, जरा ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हर कोई नॉर्मली हम लोग भी, मैं भी अपने क्लासेज में नाउन से ही पढ़ाते हैं, हर टीचर ज्यादातर की शुरू करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं इंग्लिश में, तो छोटा छोटा वर्ड और फ्रेज भी नहीं बना पाते हैं, तो नाउन से शुरू करते हैं। लेकिन नाउन से स्टार्ट करते हैं तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। तो ऐसा है कि कोई चीज मान लीजिए हमें दिख भी गई इधर उधर, कहीं भी सोच भी लिए, तो सब नाउन होगा। दुनिया में जो भी दिख रहा नहीं दिख रहा, अगर होता है नहीं होता, बस नाम है तो नाउन होगा। उसके बदले जो आ गया वो प्रोनाउन होगा, और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया, विशेषता बता दिया, क्वालिफाई कर दिया, तो वो एडजेक्टिव होगा। आर्टिकल भी यही काम करता है, इसी सेक्शन में आ जाता है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या आर्टिकल पढ़कर आप छोटे मोटे वर्ड्स, फ्रेज बना सकते हो, लेकिन पूरा वाक्य का निर्माण कभी भी नहीं कर सकते हैं। और वाक्य के बारे में जब तक वाक्य से हमारी फैमिलियरिटी नहीं बनेगी, तब तक हमारा लिटरेचर पर, लैंग्वेज पर कैसे पकड़ अच्छा हो सकता है। तो वाक्य पर अपने पकड़ को बनाने के लिए हमें फोकस करना होगा। अल्टीमेटली हमें वर्ब पर फोकस करना होगा। जब तक आप वर्ब पढ़ नहीं लेते हो, आप इंग्लिश में लगभग शून्य जैसे ही रहते हो। बस चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए तो बड़ा तेज जैसा महसूस होगा, हाँ सर दिए बन गया। लेकिन अब वहां पर एग्जाम में तो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए कैपेबिलिटी बिल्डअप करनी है, तो आपको वर्ब पर विशेष फोकस करना होगा। ऐसा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, सुनिएगा। अगर हमें नाउन दिख गया तो हम बोले कॉन्क्रीट नाउन, नहीं दिखा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बदले जो चीजें आ गई वो हो गई आपकी प्रोनाउन, विशेषता बता दिया तो एडजेक्टिव या आर्टिकल, और इनसे हम छोटे मोटे वर्ड्स फ्रेज बना लेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक्स जो है, ये तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि वर्ब से ही शुरू करेंगे। तो मार्क माय वर्ड्स, नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव को पढ़ने के बाद हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। सेंटेंस बनाना सीखना होगा, तब सेंटेंस बनाने सीखने के लिए हमें वर्ब पढ़ना ही होगा। सिर्फ नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस नहीं बनेगा, और वर्ब ही है इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश में। क्योंकि ग्रामर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ग्रामर हम लोग शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए पढ़ते हैं। ग्रामर के डिफिनेशन मैंने बताया है, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स टू कंबाइन लेटर्स इनटू वर्ड्स एंड वर्ड्स इनटू फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंसेस। ग्रामर नियमों का वह समूह है जिसमें हम लेटर से वर्ड और वर्ड से फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस का निर्माण करना सीखते हैं। तो अल्टीमेट गोल क्या है, आखिरी गोल क्या है? सेंटेंस का निर्माण करना। तब तो हम पैसेजेस को समझेंगे, क्लोज टेस्ट को समझेंगे, मतलब लिटरेचर के प्रति हमारा पकड़ जो होगा वो तो सेंटेंस के आधार पर ही बनेगा। और सेंटेंस कहां से बनेगा? वर्ब के बिना नॉलेज के सेंटेंस का निर्माण ही संभव नहीं हो सकता। दिस इज द रीजन व्हाई आई सेलेक्टेड द टॉपिक वर्ब एट फर्स्ट टू टीच यू। ओके, तो अब आपको भी लग रहा हो कि नहीं सर ने वर्ब चुना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना सुनने के बाद इसमें इंटरेस्ट जागेगा और आप इसको सीरियसली लोगे, आप इस पर ध्यान ज्यादा दोगे, इसलिए मैं इतना आपको बताया। ओके, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा जो बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन होता है वो है वर्ब। आप सब भी मैच्योर हैं, मेरी बात को समझ रहे होंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हम लोग बनाते हैं, उसके बाद वाक्य में जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन होता है वाक्य को बनाने के लिए, वो है वर्ब। तो आप सभी मैच्योर हैं, मेरी बात सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो किसी भी सेंटेंस को अगर हम बोले कि प्रेजेंट फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में है या फ्यूचर में है, तो ये जो टेंस हम लोग बनाते हैं, ये उसका टेंस कौन डिसाइड करता है? वर्ब, पहली बात। दूसरा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके लिए हम लोग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके लिए हम लोग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। जितने वेरिएशन वर्ब शो कर सकता है ना, जितना दूर तक इसका दायरा है, उतना कभी नाउन, प्रोनाउन या अन्य कोई भी चैप्टर नहीं कर सकता। अभी आप प्रीपोजिशन लगाओगे तो प्रीपोजिशन ऐसा थोड़े होगा कि आई आएगा तो अलग प्रीपोजिशन, टेंस चेंज होगा तो अलग प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट चेंज होगा तो अलग प्रीपोजिशन, या फिर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अलग प्रीपोजिशन, ऐसा नहीं होता है। ये अलग कंजंक्शन लगाएंगे। हर किसी के लिए एक ही तरह का, मतलब इतना वेरिएशन वर्ब में सिर्फ संभव है कि सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल हो गया तो भी वर्ब बदल जाएगा, टेंस बदल गया तो प्रीपोजिशन में बदलेगा, कंजंक्शन में बदलेगा, लेकिन वर्ब वहां भी बदल जाएगा, है ना। नाउन प्रोनाउन में ज्यादा ज्यादा क्या होगा? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलेगा, वो भी नाउन में नहीं, सिर्फ प्रोनाउन में ऐसा हो सकेगा। तो केस बदल सकता है।
तो इस तरह से हम नॉन प्रोनाउन या एडजेक्टिव को टारगेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि आज वर्ब चैप्टर लेके आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है, तब तो आप इसको सीरियसली बिना एक भी क्लास मिस किए करेंगे, इसलिए हम इस पर इतना चर्चा कर रहे हैं। अब अगली बात आप सुनिए कि अगर हम एग्जाम को एक तरफ से देखें तो कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने सारे चैप्टर्स और वेरिएशंस है वर्ब के अंदर कि आपका टेंस से क्वेश्चन होना ही होना है, वॉइस के क्वेश्चन रहने ही रहने हैं, नारेशन के क्वेश्चन होते ही होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन टैग भी नजर आ जाता है। यहां पर आप देख लो कि ये सारे चैप्टर्स किसके अंदर आ रहे हैं, वर्ब। कंडीशनल सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स एंड वी ऑफन सी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वेरी चैप्टर एंड कंडीशनल सेंटेंस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ वर्ब। और कंडीशनल सेंटेंस जिसके तो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि ये वर्ब का सेक्शन छोटा सा सेक्शन है, लेकिन इससे सवाल आ ही जाते हैं। तो वर्ब में ये भी हो गया, इतने सारे वेरिएशंस जो आपके आ रहे हैं सबके सब वर्ब में आ रहे हैं। किसी भी तरह से निसंदेह हम और कोई भी लोग कह सकते हैं समझदार होकर कि वर्ब पढ़ना बेहद आवश्यक है किसी भी लैंग्वेज पर पकड़ बनाने के लिए, इसलिए मैं यहां से शुरुआत करने जा रहा हूं। ओके, बहुत बोल लिया। कई लोग सोच रहे होंगे तब से सर भाषण ही दे रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, पढ़ाए तो कुछ है नहीं। ये एक पृष्ठभूमि होती है बाबू, भूमिका होती है। किसी भी चीज को बेहतर शुरू करने के लिए पहले उसका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसके प्रति हमारे मन में एक जानकारी होनी चाहिए कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि आए पढ़ो पढ़ो, मतलब क्यों पढ़ो, इसका क्या रोल है, उसके क्या क्या यूजेज हैं, हर चीज की एक पृष्ठभूमि हमारे पास होनी चाहिए। और इसलिए वर्ब के बारे में ये सब जान लेना शुरू में ही बहुत जरूरी था, ताकि हम समझ सके कि वर्ब कैसे रिएक्ट करता है और इसके कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन चैप्टर बनाए जा सकते हैं। इसीलिए मैं इन वेरिएशंस की चर्चा इतनी देर से कर रहा था। ओके, तो हम वापस आते हैं उसी टॉपिक पर जहां से क्लास को शुरू किए थे। अभी तक आप सोच रहे थे कि सर तो बोले कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, गलत डिफिनेशन है, और इस डिफिनेशन से आगे अपना डिफिनेशन तो अभी तक बताया भी नहीं कि सर सही डिफिनेशन क्या होगा। अगर मान लिए चलो भाई काम करने वाली शब्द को क्रिया कहते हैं, इसका ही मतलब है ना, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड मींस काम करने वाली, एक्शन को डिनोट करने वाली शब्द को क्रिया कहते हैं। तो आइए अब इसी टॉपिक पर आते हैं, इसी को लेकर चर्चा करते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड कैसे पूरा सही नहीं है, कैसे अधूरा है, इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं। चलिए जरा गौर कीजिएगा, एक एग्जांपल है, सी इज डांसिंग। क्या लिखा है, सी इज डांसिंग, मतलब वह नृत्य कर रही है, नाच रही है। इसमें कोई एक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ, जरूर हुआ। आप कहेंगे हाँ सर हुआ, एक्शन तो हुआ, तो ये आपका वर्ब है, राइट। कुछ लोग जो थोड़े से भी समझदार होंगे, और चाहे मेरे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब वाला क्लास वीडियो से आप क्यों होंगे, तो हम आपको बताए होंगे कि इज भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब है, तो भाई ठीक है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मैंने मान लिया, पर इस डिफिनेशन में कहां फिट होता है, ये तो कोई एक्शन नहीं बता रहा है, एक्शन तो आपका डांसिंग बता रहा है। अब अगर हम बोल दें, चलो सी को हटा लेते हैं, अगर हम कहेंगे द बेबी इज स्लीपिंग या द बेबी हैज स्लेप्ट, ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम पूछेंगे आपसे द बेबी इज स्लीपिंग में क्या काम हुआ है, क्या एक्शन हुआ है, क्या क्रिया हुई है, तो आप कहोगे सर यहाँ सोने का काम हुआ है। सोना कोई काम है क्या, सोना तो एक अवस्था है, इंसान की उस अवस्था में है, ये क्या काम कर रहा है, कोई काम थोड़े कर रहा है, काम करने की तो स्थिति में ही नहीं है। अगर हम बोलते दौड़ रहा है, इज वॉकिंग या रनिंग, ऐसा कुछ बोलते तो वॉक वहां पर एक काम होता, रन वहां पर एक एक्शन होता, पर स्लीप किसी भी तरह से एक्शन नहीं है, फिर भी हम इसको वर्ब कहते हैं। यानी कि इस डिफिनेशन में कमियां है, ये डिफिनेशन सही है बट ये डिफिनेशन परफेक्ट नहीं है। हम लोगों को वर्ब को और बेटर डिफाइन करना होगा। अगर हम बोलते हैं आई किल्ड ए टाइगर, तो यहां पर एक कार्य समझ में आ रहा है कि मैंने शेर को, बाघ को मार दिया, तो मारना एक एक्शन है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आप आगे अगला एग्जांपल सुनो। अगर हम बोल देते हैं, मान लो रख लिए कि आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसमें लिखना एक काम समझ में आ रहा है कि लिख रहे हैं, तो लिखना एक काम हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारे काम है, पढ़ा रहे हैं तो इसमें कुछ एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जरा मेरे इस एग्जांपल को आप देखना, मैं सोच रहा हूं या मैं सोचता हूं, आई थिंक आई कैन डू इट, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं मैं इस काम को कर सकता हूं।
ठीक है, आप काम कर सकते हैं, ये एक्शन है, मैं मानता हूं, लेकिन थिंक मतलब अगर आप थिंक को भर्ब बोल रहे हो तो किस ग्राउंड पर थिंक को भर्ब बोल रहे हो, या कैन को भर्ब बोल रहे हो तो कैन से तो किसी एक्शन का बोध नहीं हो रहा, बोध तो एक्शन का सिर्फ डू से हो रहा है। सोचने में कौन सा काम होता है, चुपचाप खड़े हैं सोच लिए, पता भी नहीं चलेगा यहाँ कैसे एक्शन हुआ, यहाँ पर एक्टिविटी हुई कहाँ जो आपने सोचना को भर्ब कह दिया। इट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग इन दिस डिफिनेशन, कुछ तो है जो इस डिफिनेशन में कम है और परफेक्ट नहीं है। इसलिए हमने कहा शुरू में कि ये जो डिफिनेशन है ये पूर्णतया सही नहीं है, 100% करेक्ट नहीं है, अधूरी है, आधी ही सही है, इसमें कुछ और बातें जोड़नी होंगी, तब जाकर के आप सही कर पाओगे। अभी हम लोग कहते हैं आई एम हैप्पी या आई एम सैड, छोटा सा जगह है यहीं ले लो, मैं उदास हूं, तो यहां पर मैं कोई काम थोड़े ना कर रहा हूं, मैं तो अपनी अवस्था बता रहा हूं। और यहां पर आपसे पूछा गया भर्ब कौन है, तो एम। थोड़ी देर के लिए पूछा जाए एम कौन सा भर्ब है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एम हेल्पिंग भर्ब है, जवाब गलत हो गया। यहाँ एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एम यहाँ मेन वर्ब है। तो ऐसे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग में हो सकते हैं वर्ब को लेकर, जो बिना वर्ब के बारे में चर्चा किए डायरेक्ट पढ़ने से नहीं क्लियर होंगे। इसीलिए पहले मैं उन मिसकॉन्सेप्शंस को निकाल देना चाहता हूं जो आपके दिमाग में पहले से रह रहा होगा। तो हम सिर्फ रट लेते हैं इज, एम आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब जो है हमने रट रखा है कि हेल्पिंग वर्ब है, पर ये सब के सब मेन वर्ब भी हो सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब होने की क्या शर्त है वो पता होती अगर, तो आप नहीं कहते कि यम हेल्पिंग वर्ब है, आप कहते हैं यम जो है वो मेन वर्ब है। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ ही हम वर्ब को समझ पाएंगे, क्योंकि वर्ब को मैंने बोला ना बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अगर एक बार में कोई पूछे हमसे वर्ब में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो कुछ मैं 2-4 बोलने की कोशिश करूंगा, आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो अभी आप समझ लो कि यहाँ पर एक्शन हो रहा ही नहीं है, फिर भी हम लोग बोलते हैं वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, और फिर भी जो एक्शन नहीं बता रहे हो वो भी है। आप यहाँ पर जैसे आई होप यू विल पास, ठीक है, मुझे उम्मीद है, या आई होप ही विल कम। थोड़ा और क्लियर एग्जांपल ले लेते हैं, आई होप ही विल कम। तो यहां पर कह रहे हैं मुझे आशा है वो आएगा, उसका आना तो एक एक्शन हुआ मैं मानता हूं, लेकिन मैं जो आशा कर रहा हूं इसमें कहां कोई काम, कोई एक्टिविटी हो रही है क्या? सोच रहे हैं बाबू, आशा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो इन चीजों में कोई काम कहां हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ वर्ब है। जब हम बोलते हैं आई एम रिच, यू आर पुअर, दे आर हैप्पी, तो इसमें भी कोई काम नहीं हुआ, इज एम आर वाज वेयर से कोई एक्शन हो पाता है क्या? जवाब होगा नहीं, फिर भी हम इसको वर्ब कहते हैं। तो आइए अब वर्ब के एक सही डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले दिमाग में इस बात को डालते हैं, द वर्ब। हाँ, तो मतलब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि द वर्ब denotes not only action but also a state। कि वर्ब जो है, जैसे मैं बीमार हूं, वह उदास है, आप चालाक हो, तो यहाँ पर वर्ब जो है एक्शन को नहीं बता रहा है, या वो सोया हुआ है, यहाँ पर वर्ब एक्शन को नहीं बता रहा है। इन सब जगह पर वर्ब एक प्रकार की अवस्था को बता रहा है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स को सुनने के बाद ये तो फील हुआ कि वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं बताता है, बल्कि वर्ब स्टेट को भी बताता है। तो हमारे लेवल के हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से इस डिफिनेशन को भी अब इनहेंस करने की जरूरत है, इसमें और बेहतर इसको बनाने की जरूरत है। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि वर्ब न सिर्फ एक्शन को बता सकती है, बल्कि वर्ब अवस्था को भी बता सकती है। इस डिफिनेशन से यही पता चला। वर्ब को अब एक स्पेसिफिक वे में हम डिफाइन करने जा रहे हैं। आप लिख भी सकते हैं यहां से, और उसके बाद ध्यान से सुनिएगा कि इस डिफिनेशन में हम कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, लिखिएगा। हाँ, तो वर्ब का डिफिनेशन यहां से लिखेंगे, ए वर्ब is a word that denotes what somebody or something does and what a state
एंड को यहां और कर दो, और व्हाट स्टेट ऑब्लिक कंडीशन ऑब्लिक प्रोफेशन ऑब्लिक पोजीशन somebody or something is in। एक बार देख लीजिए आप इस डिफिनेशन को। हाँ, तो यहां लिखा है कि ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स व्हाट समबडी और समथिंग डज। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो दर्शाता है। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स, डिनोट मतलब हुआ दर्शाना, जो बताता है, जो दर्शाता है व्हाट समबडी और समथिंग डज, कोई व्यक्ति, वस्तु इत्यादि। यहाँ पे somebody और something में सारी चीजें आ गई, जो सजीव है, जो आदमी है, और somebody में, और something से बाकी चीजें रिप्रेजेंट हो गई। तो कह रहा है कि what somebody और something does, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या काम करता है, अथवा या what state ऑब्लिक कंडीशन ऑब्लिक प्रोफेशन ऑब्लिक पोजीशन, अथवा somebody और something is in, अथवा कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किस अवस्था, किस हालत, किस पेशा, किस स्थिति में है। फिर से सुनेंगे एक बार में, नहीं समझ में आया तो एक बार दो बार ध्यान से देखेंगे, बड़ा है। तो वर्ब के बारे में दो बातें हैं। पहला तो वर्ब एक्शन बताता है, वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स व्हाट समबडी और समथिंग डज। तो ये एक्शन हो गया यहाँ पर, कि वर्ब वो शब्द है जो दर्शाता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या एक्शन करते हैं, मतलब क्या काम करते हैं। ये आधा हुआ, बाकी का आधा जो डिफिनेशन में रह गया था। और व्हाट स्टेट ऑब्लिक कंडीशन ऑब्लिक प्रोफेशन ऑब्लिक पोजीशन समबडी और समथिंग इज इन, और कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किस अवस्था, किस हालत, किस पेशा या किस स्थिति इत्यादि में है। वर्ब सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई व्यक्ति वस्तु क्या काम कर रहे हैं, बल्कि वर्ब यह भी बताता है कि कोई व्यक्ति वस्तु किस हालत में है, किस स्थिति में है, किस पेशा में है, किस अवस्था में है। ये सब बताने वाला शब्द भी वर्ब होता है। तो जैसे मैं शिक्षक हूं, मैं और शिक्षक के बीच तालमेल सभी सब संभव है। मैं शिक्षक तभी हो सकता हूं, मेरा ये प्रोफेशन तभी डिनोट हो सकता है जब हम इसको वर्ब से जोड़ेंगे। मतलब आई एम ए टीचर, समझ रहे हैं। तभी संभव हो सकता है जब हम बोलेंगे मतलब आई एम ए टीचर। तो यहां पर यम जो है दोनों को अवस्था, दोनों का पेशा बताने का काम कर रहा है। इस तरह से वर्ब का ये काम हुआ। अगर वो बोलती है वह बीमार, उसका बीमार होना ये तभी संभव है जब बीच में हम वर्ब डालेंगे। मतलब सी इज इल, उसके शरीर की हालत तभी बताई जा सकेगी जब इल के साथ इज भी आया होगा, मतलब वर्ब भी आया होगा। और ध्यान रहे, जब तक कोई कार्य नहीं, जब तक कोई कार्य अलग से नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर किसी वाक्य में एक ही वर्ब आएगा तो वो मेन वर्ब होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मुख्य क्रिया की सहायता करे। जब एक ही वर्ब है तो सहायता कौन करेगा, वही तो वहां पर काम करेगा। इसलिए आप समझ लो, अगर आप लिख रहे हो आई एम हैप्पी, यू आर सैड, दे आर बिजी, तो इसमें एक ही वर्ब है, ये किसी और की सहायता नहीं कर रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब हुआ। इन सब चीजों को आगे हम डिटेल से भी कर रहे होंगे। लेकिन जब हम लिखते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ऐसा है ना कि वर्ब जब मिला था हमें तो टीच था। ऐसा तो आप भी जानते होंगे, पढ़ाना का टीच होता है। इस क्रिया को अपना रूप बदलने में और टेंस का निर्माण करने में जिस क्रिया ने मदद की है वो एम है। तो इस मुख्य क्रिया को, इस कार्य को मदद करने वाला, दो किसी कार्य में, कार्य को जिसे किसी मुख्य क्रिया को अपना रूप बदलने में, टेंस का निर्माण करने में, मॉडल का निर्माण करने में मदद करता हो, स्टेट बताने में मदद करता हो, तो उस क्रिया को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। नाम ही है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब आप बोलते हो आई एम ए टीचर, तो उस समय आप किसी प्रकार से मदद नहीं कर रहे होते हैं किसी अन्य कार्य में, आप तो बस बता रहे हैं मैं शिक्षक हूं, पेशा।
और जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वह आपका एक्शन को रिप्रेजेंट ना करके अवस्था को तो रिप्रेजेंट करेगा, प्रोफेशन को तो रिप्रेजेंट करेगा, इन दैट वेरी टाइम वह मेन वर्ब ही होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहला सकेगा। तो पहले हर चीज को ऐसे तोड़ के समझना है। हम उड़ नहीं जाएंगे किसी टॉपिक को हम लोग लेकर के एक बात को 10 बार बोलेंगे। जो बहुत तेज है वो बोर हो सकते हैं, लेकिन अभी तो क्लास पहला क्लास है, जो बहुत कमजोर है वो कैसे समझेंगे। एक तो ऑनलाइन क्लास है, सवाल करने का यहाँ जगह नहीं है। तो अब ऐसे में एक बात 4 बार 5 बार सुनिए और उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स आप और तेज हो जाएंगे तो हम भी अपने आप में थोड़ा बदलाव करेंगे। बाबू चैनल जो है आपको लगता होगा सब सब्सक्राइब करने कहते हैं। देखिए ये एक अपने आप में रिजल्ट होता है। जैसे आप पढ़ते हैं तो 4 क्वेश्चन बना तो अच्छा लगता है कि नहीं हमसे 4 क्वेश्चन बना, सर आज पढ़ाए या नॉलेज हुआ, ये चीज नहीं जानते थे जान गए, प्रसन्नता होती है। अभी आप आई के साथ एम लगाते हैं, कहीं आपको पढ़ने को मिले यहाँ एम नहीं लगेगा आर लगेगा तो आपको प्रसन्नता होगी कि अरे हम तो एम ही जानते थे यहाँ आर कैसे लग गया, विशेष बात बता दिए सर। अब क्वेश्चन टैग में ऐसा होता है तो अब आप यहाँ पर ये जान के खुश होते हैं। इन द सेम वे जब हम टीचर लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो 4 10 20 25 ऐसे बढ़ जाते हैं तो क्या लगता है कि आज लगता है हम ठीक से पढ़ाए, काफी बच्चे प्रसन्न हुए, काफी लोग जुड़े, मतलब मेरे पढ़ाने का रिजल्ट अच्छा है, इसलिए कहा जाता है। और उसमें से अभी तुरंत क्या हो जाना है, कोई हम लोग का 1 लाख सब्सक्राइबर थोड़े हो जाना है अभी। तो इसलिए आप समझिए कि ये बार बार कहने का कारण क्या है। आगे मैं जारी रखूंगा क्लासेस अभी, और इसमें आपने अभी सीखा सिर्फ कि वर्ब के डिफिनेशन को समझ गए और प्रमाणित किए, और इस बीच आप जाने कि जो रट लिए हैं हम लोग कि जो हमारा बाज बेर हेल्पिंग वर्ब होता है, ऐसा नहीं है। हेल्प करने का काम करेगा तभी हेल्पिंग वर्ब होगा, अकेले आएगा तो वो मेन वर्ब हो जाएगा। यहाँ से अब वर्ब को जब हम देख रहे हैं कि समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो काइंड्स में बांटना शुरू किया जाए। वर्ब को डिफाइन किया गया, इसमें जो दुविधा थी वर्ब को लेकर जो भ्रम था उसको खत्म कर दिया गया, वर्ब का बेटर डिफिनेशन दे दिया गया। तो अब वर्ब को किसी भी चैप्टर के डिफिनेशन को जानने के बाद उसके डिटेल्स में जाने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है। जैसे नाउन ही पढ़े हैं आप तो उसको अलग अलग प्रकार से तोड़े हैं, जेंडर पढ़े के आधार पर तोड़े हैं, केस के आधार पर तोड़े हैं, बनावट के आधार पर तोड़े हैं, नंबर के आधार पर अलग अलग भागों में बांटे हैं, उत्पत्ति के आधार पर बांटे हैं, इस तरह से उसके स्वभाव के आधार पर भी बांटा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो हर चैप्टर्स को डिटेल में जानने के लिए, उसके तह में जाने के लिए, उसको उसके टैक्सोनॉमी में जाना होता है, उसके वर्गीकरण में। तो वर्ब को भी बेहतर पढ़ने के लिए हमें इसका वर्गीकरण करना होगा, और इसके लिए अब आएगी अगली हेडिंग काइंड्स ऑफ वर्ब्स। तो हेडिंग देंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स। ओके, काइंड्स ऑफ वर्ब्स इज द नेक्स्ट टॉपिक। अभी अगला टॉपिक है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। तो अब अगर आप वर्ब को बांटना चाहते हैं तो पहले आपकी जानकारी, आपके अंदर दिमाग में पहले से जो नॉलेज रहता है ना, बहुत खतरनाक नॉलेज रहता है। मतलब आधा अधूरा जान के और उसी में उछलते रहते हैं कई लोग और गलती करते रहते हैं। और उनको नया बताओ ना तो पहले फिल्टर कर देना चाहिए, है ना। अभी आप पहले पानी आ गया, मान लिया जाए बरसात के दिन में टैंक में पानी चला गया, अगर गाड़ी का टैंक में, 2 व्हीलर का टैंक में, तो आप पेट्रोल डालने से पहले वो पानी हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ठीक से यूज नहीं हो पाएगा। तो वही वाला बात है, आपके दिमाग में जो कचरा है ना, जो प्रीवियस नॉलेज है ना, उसको रखो, लेकिन उसको फिल्टर करते रहो, उसमें जो गलत जानते हो उसको हटाते रहो कंफर्म करके। तो अभी आप जानते हैं वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो आगे आगे बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे सर एगो हेल्पिंग वर्ब, एगो मेन वर्ब हो गया, तो ये तो होता है वर्ब। ऐसे नहीं होता है। अगर आप कैसे वर्ब को बांटना चाहते हैं आपके हिसाब से चलें तो आप कहेंगे वर्ब 2 तरह के होते हैं सर, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। बहुत लोग बोलने के लिए एकदम अकबका गए होंगे यही वाला कि सर एगो हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, एगो मेन वर्ब लिख लीजिए। अगर आप मेरा बेसिक क्लास किए हो ना तो हम आपको बता दें कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में जानने से ज्यादा जरूरी है वर्ब को पहले ही रूप में समझना। वर्ब को अगर बेहतर समझना है तो पहले इस रूप में आप समझें। अगर आपने मेरा ये क्लास करा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक टॉपिक का नाम ही है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, उसको उस क्लास को कीजिए, और फ्रेज क्लाउज सेंटेंस वाला क्लास को कीजिए। सब बेसिक है, ये सब होना ही चाहिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, और उसमें मैंने बताया है उसको जाकर समझिए। अभी जानते हैं तो अच्छी बात है। तो अब कुछ लोग कहेंगे सर एगो फाइनाइट दूसरा नॉन फाइनाइट, एक हेल्पिंग वर्ब दूसरा मेन वर्ब। चलो भाई वर्ब 2 तरह के होते हैं, 2 तरह में भी अभी 4 तरह हो गए ना, फिर और अभी रुक कहाँ रहे हैं। अभी एक वर्ब होता है, अब पूछ मत लेना, अभी हम टोटल बताने लगेंगे तो कैसे समझ, सब अलग अलग। एक वर्ब होता है स्टैटिक वर्ब,
और एक वर्ब होता है डायनेमिक वर्ब। आज इस चैप्टर का पहला दिन है तो चैप्टर से परिचित ही होंगे ना, सबने इंटरेस्ट आएगा, सारा चीज इसका देख रहे हैं कि करा रहा है फिर उसी को पढ़ना है। एक होता है स्टैटिक वर्ब, एक होता है डायनेमिक वर्ब, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब तो दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। फिर एक होता है रेगुलर वर्ब तो दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब। फिर एक होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब तो दूसरा होता है वीक वर्ब। कितना वेरिएशंस आप जानते थे क्या? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उससे हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब जानते हैं तो खाली उससे हो जाएगा। एक तो फिर इससे एक्स्ट्रा हम बता दिए आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी होता है, पर वह भी काफी नहीं है। आपको जानना है कि डायनेमिक वर्ब क्या होता है, स्टैटिक वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है, वीक वर्ब क्या होता है, कॉपुलेटिव वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, या फिर लेक्सिकल वर्ब क्या होता है। ये सब और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो वर्ब शो करता है। अब मेरे लेक्चर का कुछ कुछ आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। शुरू में बोल रहे थे जितना वेरिएशंस वर्ब शो करता है उतना कोई चैप्टर शो नहीं कर सकता है। अभी आप हेल्पिंग वर्ब के एक आयाम को पढ़ने जाओगे तो उसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कंबाइंड उसको पढ़ने के लिए टेंस पढ़ना होगा, टेंस भी इसी का पार्ट आ जाएगा। अभी तो काइंड्स में हम तो पार्ट्स की चर्चा नहीं करते हैं, काइंड्स पढ़ेंगे तो इसका पार्ट्स धीरे धीरे आने लग जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो वर्ब बहुत सारे वेरिएशन शो करता है। तो मेरे फर्स्ट वीडियो में मैं इतने सारे नाम लेकर मैं आप लोगों को कोई डराना या अपने नॉलेज का प्रदर्शन करना नहीं चाहता हूं। मैं सब कुछ आपको मैं कह रहा हूं कि इतना तरह से वर्ब को जानना पड़ेगा ताकि आगे कुछ छूट न जाए। तो उस पर चर्चा कर ली गई है और रह जाए तो लोग कहेंगे सर ये वाला आपने नहीं बताया, तो इसलिए चर्चा की जा रही है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से चलना होगा। यहां से शुरू करते हैं। कहां से? यहां से अब शुरू करते हैं। कहां से? काइंड्स ऑफ वर्ब से। काइंड्स ऑफ वर्ब से अगर देखा जाए तो वर्ब को अगर नंबर के हिसाब से बांटा जाए ना तो दो तरह का वर्ब अभी और होगा। एक होगा सिंगुलर वर्ब और एक होगा प्लूरल वर्ब। हम लोग बोलते हैं ना इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, V1 प्लूरल है, V5 सिंगुलर है। कई बात आपको इसमें अब समझ में नहीं भी आएगी, तो समझ में नहीं आने वाला सिचुएशन ना क्रिएट करके आगे अब चलते हैं। वर्ब के इतने सारे टाइप्स हैं और कहीं से तो शुरू करना होगा। तो ये जस्ट वन से शुरू करेंगे, सबसे नॉर्मल और आसान वाला से हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे वर्ब को, जो उसके लास्ट में हमने लिखा है कि वर्ब को जैसे नाउन का नंबर आप पढ़ते हो ना, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, उसी तरह से वर्ब का भी 2 नंबर होता है, प्रोनाउन का भी 2 नंबर होता है। तो वर्ब के नंबर, प्रोनाउन के नंबर, नाउन के नंबर तीनों आपस में एक दूसरे से साझा करके चलते हैं और जहां वो साझा करके चलते हैं उस चैप्टर को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। आगे आने वाले इसी चैप्टर पर हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग वर्ब के सबसे आसान डिवीजन में जा रहे हैं, जहां वर्ब को पहले एकदम छोटा छोटा तोड़ के ना पढ़ना है। जहां से पहले इजी लगेगा वहां से धीरे धीरे कड़ा के तरफ जाएंगे, फिर कड़ा भी नहीं लगेगा। तो सबसे आसान वर्ब का काइंड्स को पढ़ा जाए ना तो पहले वर्ब्स को आप नंबर के आधार पर बांट के पढ़ो, जहां आप जानो वर्ब के 2 भेद होते हैं, एक सिंगुलर वर्ब और दूसरा प्लूरल वर्ब। इसी से शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं यहाँ से।
वेल तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर में चले जाए, आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि वर्ब का जो ये स्वरूप है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ये किन किन वर्ब्स के साथ पॉसिबल होता है। मतलब ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं, हमारे इतने सारे वर्ब लिखे हुए थे, इसमें से ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दो रूपों में मिलते हैं। इसको समझने के लिए हमने बोला था ना कि सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखना होगा फाइनाइट वर्ब का। वर्ब पढ़ रहे हैं तो शुरुआत एकदम फाइनाइट वर्ब को एकदम छोड़ के अगर चलिएगा तो वर्ब समझ में आने की चीज नहीं, फिर रटना पड़ेगा बहुत सारी, और हम वो नहीं चाहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब के दो भेद, एक फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। इसे तुरंत पढ़ा जा सकता है और इसके बारे में चर्चा करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, तब आगे अपने धीरे धीरे इससे सब जुड़ते चला जाएगा। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, सुनिएगा। The verb which changes as per the change in the subject or tense of the sentence is called a finite verb. The verb which changes, वैसी क्रिया जो बदलती है, its form, अपने रूप को बदलती है, as per the change in the subject or tense of the sentence. वाक्य का सब्जेक्ट या टेंस बदलने पर जो क्रिया अपना रूप बदल लेती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसका उल्टा, the verb which does not changes in its form as per the change in the subject or tense of the sentence is called non-finite verb. वैसी क्रिया जो वाक्य का सब्जेक्ट या टेंस बदलने पर नहीं बदलती है, इससे अप्रभावित रहती है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के डिफिनेशन देख रहे हैं आप। जैसे अगर हम लिखते हैं आई एम टू डिस्कस वर्ब्स, तो मतलब हुआ कि मैं वर्ब पर चर्चा करने वाला हूँ। ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, अभी चर्चा करेंगे। और अगर हम लिखते हैं कि मैं वर्ब पर चर्चा करने वाला था, तब बाबू, तब यहाँ पर आप कहेंगे सर एम के जगह वाज लगा दीजिए। मतलब कि प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए आपने इस क्रिया को बदल दिया या इस क्रिया को बदलना पड़ता है। वापस पास्ट से प्रेजेंट में भी जाना होगा तो वाज को भी बदलना होगा। मतलब टेंस बदलने पर ये बदलता है, अतः ये दोनों फाइनाइट वर्ब था। लेकिन इस पर कोई प्रभाव टेंस बदलने का नहीं पड़ा। अगर आप थोड़ा देर के लिए कहेंगे दे वर, या छोड़ो ज्यादा मीनिंगफुल वी लगेगा, हम लोग चर्चा करने वाले थे, वी वर टू डिस्कस वर्ब्स, हम लोग वर्ब पर चर्चा करने वाले थे। कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्कस के बाद अबाउट लगा देते हैं, के बारे में के लिए।